नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में है। देखिए, इसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हमने संगम युग के बारे में जाना था। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में जो राजवंश हुए हैं, जैसे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश और चोल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने संगम युग के बारे में जाना था, जिसमें चेर, चोल और पांड्य राजवंश आते थे, जिनका टाइम पीरियड 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का था। तो हम आज पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। देखिए, चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश और वेंगी के चालुक्य वंश आते हैं, जो अलग अलग स्थानों पर बसे हुए थे, इसलिए इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगले लेक्चर में हम राष्ट्रकूट वंश और चोल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो हम पल्लव वंश से शुरू करते हैं। तो पल्लव वंश की स्थापना जो की थी वो श्री विष्णु जी ने की थी। देखिए, इन्होंने कांचीपुरम में अपनी राजधानी बनाई थी, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये वैष्णव धर्म को मानते थे, यानी कि ये विष्णु जी की उपासना किया करते थे, इसलिए इन्होंने मामल्लपुरम में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इनके शासनकाल में भारवी नामक एक कवि रहता था, जिसकी रचना है कीर्तार्जुनीयम। तो इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, पल्लव वंश का जो एरिया था यहाँ पर फैला हुआ था, यानी कि इस वाले इलाके में ये रहा करते थे और कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। देखिए, पल्लव वंश में बहुत सारे राजा हुए थे, पर हम उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे, जो पल्लव वंश के राजा थे, इन्होंने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी, जो एक हास्य नाटक था। तो इससे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम जैन धर्म को मानते थे, पर तमिल संत थे अप्पर, इनके प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म को भी मानना शुरू कर दिया। इनके शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और इन्हें पराजित कर दिया। फिर जब पल्लव वंश का एक राजा आता है, नरसिंह वर्मन प्रथम, तो इसके शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण होता है, और ये रथ मंदिर जो थे वो पांडव जो थे उनसे संबंधित थे, और इन रथ मंदिरों की संख्या है 7, जिन्हें सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और ये महाबलीपुरम यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा रथ मंदिर किसका है, तो द्रौपदी जी का है, और ये रथ मंदिर इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये जो रथ मंदिर बने हैं, इनकी शैली है एकाश्म शैली, यानी कि एकाश्म शैली जो है वो पूरे पत्थरों को काटकर मंदिर बना दिया जाता था, यानी कि इसमें कोई भी पार्ट अलग जोड़ा नहीं गया है, बस पूरे पत्थरों को काटकर ये मंदिर बना दिया गया है। तो इसे एकाश्म शैली कहते हैं। तो इस तरीके से ये रथ मंदिर दिखाई देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे छोटा रथ मंदिर है ये, जो द्रौपदी जी का है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में इनका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। ये चालुक्य वंश से संबंधित था, और इसे हराने के बाद इन्होंने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। तो वातापी कोड की उपाधि किसे मिली थी? नरसिंह वर्मन प्रथम को इसके बारे में पूछा जाता है। इनके शासनकाल में हवेन सांग जो था, एक यात्री था, वो यहाँ पर आया था। तो आप इसे याद रखिए, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद राजा था पल्लव वंश का परमेश्वर वर्मन प्रथम। ये शैव धर्म को मानता था, और ये मामल्लपुरम में इसने गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है वो विद्या प्रेमी था, और इसे विद्या विनीत की उपाधि भी मिली थी। देखिए, हम यहाँ पर वही डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम उसी को देखेंगे, बाकी फालतू का टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। अगला शासक था पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसे राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त की उपाधि भी मिली थी। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इसी मंदिर के बाद यहाँ पर द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। देखिए, द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, नागर शैली उत्तर भारत में देखने को मिलती है, और बेसर शैली मध्य भारत में देखने को मिलती है। और जो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिक्सअप है। तो इसे भी आप याद रखिए, कई बार इससे पूछा जाता है। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में दंडी नामक एक लेखक रहता था। इसने 10 कुमार चरित नामक पुस्तक की रचना की है, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, पल्लव वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो अपराजित वर्मन हुआ। इसी के साथ ये वंश खत्म होता है। अगला जो राजवंश था वो था चालुक्य राजवंश।
देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश आते हैं तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे उनका स्थान यहाँ पर था, यानी कि इस वाले एरिया में यह रहा करते थे। यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये फैले हुए थे, कर्नाटक में और महाराष्ट्र के कुछ एरिया को ये घेरे हुए थे। तो ये कल्याणी के चालुक्य वंश कहलाए। कल्याणी के चालुक्य वंश में एक शासक था विक्रमादित्य षष्ठ, जिसके दरबार में कई विद्वान और कवि रहते थे। सबसे इम्पोर्टेंट है विज्ञानेश्वर और विल्हण। ये जो दो थे इन्होंने कई सारी रचनाएं की, पर सबसे प्रमुख रचना है विल्हण की विक्रमाचरित्र, तो इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्याणी के जो अंतिम शासक था वो था तेलप तृतीय। और इसी के साथ कल्याणी के चालुक्य वंश यहाँ पर खत्म होते हैं। फिर दूसरे स्थान पर जो चालुक्य थे वो थे वातापी के चालुक्य, जिसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। और ये वातापी के चालुक्य यहाँ पर रहा करते थे। आप यहाँ में देख सकते हैं कि इस वाले एरिया में ये रहा करते थे। तो पुलकेशिन प्रथम जो था वो इसका संस्थापक था और इसने बादामी को अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए जो बादामी है ये कर्नाटक में स्थित है, इसे ही पहले वातापी के नाम से जाना जाता था, तो आप इसे भी याद रखिए। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ का बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। देखिए ये पुलकेशिन प्रथम है और ये पुलकेशिन द्वितीय है जो दूसरा शासक था। देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी, तो आप इसे याद रखिए। और पुलकेशिन द्वितीय वही था जिसे राजसिंह प्रथम ने पराजित किया था, जो पल्लव वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया एहोल अभिलेख से मिलती है, तो आप इसे याद रखिए। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा और इससे हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई था विष्णुवर्धन, इसे इसने वेंगी में राजा बनाया था। इसने वेंगी को जीता था जो आंध्र प्रदेश में था। जो अगला जो स्थान था चालुक्य वंश का वो था वेंगी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित था। तो वेंगी का जो शासक था वो विष्णुवर्धन था और ये पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी एक पत्नी थी आयना महादेवी, इसने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और वेंगी के चालुक्य यहाँ पर बसे हुए थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में ये बसे हुए थे। और यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य थे और यहाँ पर वातापी के चालुक्य वंश रहा करते थे। तो ये 3 स्थान पर अपना शासन किया करते थे। वेंगी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था विजयादित्य तृतीय। इसके साथ ही ये वंश खत्म होता है। देखिए चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और उसके स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की इसने नींव रखी थी। यानी कि कीर्तिवर्मन द्वितीय जो था वो यहाँ पर रहा करता था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे और चोल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। आज हमने पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में जाना, जो कल्याणी के, वातापी के और वेंगी के चालुक्य वंश थे। अगले लेक्चर में हम इन 2 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर कई सारे राजा हुए थे, पर उनके बारे में पढ़ना टाइम वेस्ट करना होगा जो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। जो जो राजा इंपॉर्टेंट थे बस उन्हीं के बारे में हमने देखा है और इन्हीं से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।